सरोद सम्राट अमजद अली खान ने हाल ही में मुंबई के ओपेरा हाउस में मॉर्निंग रागा नाम से खास कॉन्सर्ट किया। मौका खास था तो मेहमान भी खास। इस कॉन्सर्ट में उनका साथ दिया खान साहब के दोस्त गुलजार साहब ने। इस मौके पर उस्ताद अमजद अली खान ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की और बताया कि मॉर्निंग रागा उनके लिए क्या है और साथ ही साझा किया कई प्यारी यादें। सरोद सम्राट उस्ताद अमजद अली खान से परिचय करवाना सूरज के सामने रोशनी दिखाने वाली बात है। आज मुझे मौका मिला है और बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि आज उनके साथ बैठकर उनसे कुछ बातें करने का मौका मिला। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर खान साहब। और जैसा कि मैंने कहा कि क्या परिचय कराऊँ, इतने ये जो एक दौर, मैं कहूँगी कि एक दौर हो आप, ये जो दौर है ना कभी किसी ने सोचा होगा, ना कभी आगे कोई सोच सकता है। इस दौर को लेकर हम जीते हैं और इंडियन कल्चर जो है वो भारतीय इतिहास में हमेशा रहेगा। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या कुछ याद आता है? प्यार, मोहब्बत, देशवासियों का प्यार जो आपने जिस तरह से मुझे इंट्रोड्यूस करा, मुझे वो दौर याद आ गया, वो ज़माना याद आ गया। इलाहाबाद में प्रयाग संगीत समिति एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन है और वो मुझे बचपन से हर साल बुलाते थे। और ग्रेटेस्ट सरप्राइज़ ऑफ माय लाइफ, जब मैं 15-16 साल का था, तो ये मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था, सरोद सम्राट। ये प्रयाग संगीत समिति से मुझे मिला। और क्योंकि जो संगीतकार जो समझदार होते हैं, वो अवार्ड नहीं है, एक आशीर्वाद है, एक आश्वासन है, एक इनकरेजमेंट है। और एक मेरे ऊपर उन्होंने एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको और मेहनत करनी है और आगे इसको लेके चलना है। तो 12 साल की उम्र से हम कॉन्सर्ट के लिए लोग बुलाते थे, एक एक शहर में, एक एक प्रांत में। यानी हर हिंदुस्तानी से भरपूर मुझे आशीर्वाद और प्यार हर रीजन में मिला। और आज मैं जो कुछ भी हूँ हिंदुस्तान के लोगों की वजह से। और वो लहर जो है वो आपके घर में भी, आपके पिता से आपको, आपसे आपके बच्चों को, और तो ग्रैंडसन भी है। तो ये घर का माहौल कैसा होता है जब इतने बड़े एक गुण के स्वामी हैं आप? देखिए, कई दफ़ा जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं या जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो उन्होंने मुझे कई दफ़ा ये सवाल करा कि आपने अमान और अयान को दोनों को सरोद क्यों सिखाया। क्योंकि जनरली जो ज़्यादा समझदार माँ बाप होते हैं तो वो पूरी ऑर्केस्ट्रा घर में तैयार कर देते हैं, कोई सितार, कोई सरोद, कोई गाना, कोई डांस, कोई तबला। वो भी ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो मेरा जवाब ये था कि भाई संगीत जो है, मौसीकी जो है, यही मेरी दौलत है और मैं दोनों को इक्वली शेयर करना चाहता हूँ। और आगे तो भगवान मालिक है, भगवान की सुपुर्दगी में दिया और डेस्टिनी तो खुदा ही बनाता है। तो आज खुदा का शुक्र है कि हमारे दोनों साहबजादे, उनको पूरे देशवासियों का प्यार, आशीर्वाद पूरे दुनिया का मिल रहा है। और जो भी हमारे शागिर्द हैं और जो हमें उस्ताद समझते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ कोई भी संगीतकार, ख़ास तौर पर क्लासिकल म्यूजिशियन, अपने बच्चों को लॉन्च नहीं करता है। जैसे फिल्मी दुनिया में लॉन्च होते हैं कि भाई बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। वी फील एम्बेरेस्ड टू डू दैट कि भाई। तो हिंदुस्तानी लोग जो हैं, दे टेक टाइम। आप किस तरह से परिचय करवाते हैं? आपको अगर अपने बच्चे को परिचय कराना हो, एंड दैट टू अ टैलेंटेड वन,
आपको अगर परिचय कराना हो तो किस तरीके से हो? हम ये कहेंगे दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये बहुत साधना करते हैं, बहुत रियाज करते हैं, और जब कोई कार्यक्रम, कोई कॉन्सर्ट आता है तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप रियाज करो, खुद ही अलग अलग कमरे में दोनों भाई रियाज करते हैं। और जो अक्लमंद लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको पता है कि अमान का अप्रोच क्या है म्यूज़िक का, आयान का अप्रोच क्या है म्यूज़िक का। तो ये अलग अलग अप्रोच होना, क्योंकि मैंने भी ये कोशिश नहीं करी कि आइडेंटिकल अमजद अली खान तैयार करूं। तालीम दोनों को होती थी, उसके बाद वो अलग अलग रियाज करते थे। तो इंसान को दे हैव क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड। आई मीन अलग अलग जब वो इकट्ठे बजाते हैं तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कभी हम लोग तीनों एक साथ बजाते हैं, कभी दोनों को सोलो के लिए भी इनवाइट करा जाता है। तो एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब ये ना हो कि हम सिर्फ डुएट ही बजाते हैं, क्योंकि सोलो बजाना भी बहुत चैलेंजिंग बहुत है। चैलेंजिंग है। तो यही है कि हिंदुस्तान के लोग बहुत धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। ये अचानक किसी को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दे टेक टाइम। हाँ साहब, वो वक्त और था जब देश में विदेश में कॉन्सर्ट्स होते थे और कॉन्सर्ट्स को एक सेलिब्रेशन की तरह देखा जाता था। आज वक्त थोड़ा अलग दिखता है। आज जब आप इंटरनेशनली कोई परफॉर्मेंस करते हैं, इंटरनेशनल लोग, वहाँ के लोग, वहाँ के भारतीय इसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं रादर इन इंडिया। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे अभी भी याद है हिंदुस्तान का जब 50 साल मनाया गया आज़ादी का, तो 5-7 म्यूजिशियन हम लोगों ने परफॉर्म किया कार्नेगी हॉल में न्यूयॉर्क में, और 3-3.5 सीट सोल्ड आउट शो था वो। और अमानियान उस वक़्त शायद 18-19 साल के थे। और यूरोप का, विदेशों का एक सिस्टम है कि कॉन्सर्ट के बाद वो स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं अगर पसंद आए तो। उस दिन जब हम लोग तीनों स्टेज पर आए तो वी रिसीव्ड स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब लोगों ने खड़े होकर वेलकम करा, रिसीव करा। तो आज हिंदुस्तान के एनआरआईज़ की जो ताकत है पूरे वर्ल्ड में, वो बहुत बड़ी ताकत है। वी आर सो प्राउड कि लोगों ने इतनी तरक्की करी है। वो किसी भी मज़हब के हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो बहुत कामयाब लोग हैं और अपने आर्ट एंड कल्चर को इनकरेज कर रहे हैं। हिंदुस्तान का 50 साल बहुत बड़े पैमाने पर मनाया, 60 साल बहुत पैमाने पर मनाया, और अब जो प्रिपरेशन हो रहा है 75 ईयर्स का आज़ादी का अमृत महोत्सव जगह जगह हो रहा है और पूरे दुनिया में हो रहा है। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेट इन दैट। बिल्कुल। खान साहब, मॉर्निंग रागा जो कॉन्सर्ट जिसके लिए ये तैयारी हो रही है, हम ओपेरा हाउस में बैठे हैं, सो ये इसका इसके विषय में अगर आप हमें बताएं, क्योंकि आपका जो घराना है ग्वालियर में, उसकी भी कई कहानियाँ, कई बातें जो हम आपके ज़रिए सुनना चाहें। देखिए, पहली बात तो यही है कि कोविड में सब लोग घर बैठे हुए थे। ये 2-3 साल ऐसे ज़िंदगी गुजरे हैं कि हम लोग घर में बैठ के ही साधना करते रहे, सोच विचार करते रहे। और करीब 3 साल के बाद मैं मुंबई में मॉर्निंग कॉन्सर्ट कर रहा हूँ। और ये बेसिकली सुबह के राग जो है दे आर वेरी रेयर। हर चीज़ हमारे देश में शाम को ही होती है या रात भर होती है। बंगाल में तो रात भर होता है, होल नाइट कॉन्सर्ट होते हैं। तो ये कॉन्सर्ट है टू रेज फंड्स फॉर सरोदघर। सरोदघर म्यूज़ियम ऑफ म्यूज़िकल हेरिटेज, यानी हमारे एंसेस्टर्स का जो घर है ग्वालियर में। लोग कहते थे कि उसको हम होटल बना दें, उसको हम गेस्ट हाउस बना दें या रेस्टोरेंट बना दें, इनकम होगी, पैसा आएगा। अब पैसे की ज़रूरत तो सबको है, मुझे भी है। लेकिन वो जगह जहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, क्योंकि हमारे गुरु ने म्यूज़िक के साथ साथ ये भी बताया कि कौन सा पैसा जायज़ है और कौन सा पैसा नाजायज़ है। तो इस घर को हम कॉमर्शियली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम बनाकर हमने अपनी गुरु दक्षिणा दिया है। गुरु दक्षिणा टू माय गुरु, टू माय एंसेस्टर्स, टू एवरीबॉडी, एंड थैंक्स टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंस्पिरेशन हमको मिला जब हमने वाइफ हमारी सुब्बलक्ष्मी जी
जर्मनी में थे हम लोग, और उस वक़्त हम बीथोवन का म्यूज़ियम देखने गए, द ग्रेट कंपोज़र बीथोवन। और मुझे लगा कि विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में द वे म्यूज़ियम्स आर मेंटेन्ड, वो हमारे देश में म्यूज़ियम पे ध्यान नहीं है ज़्यादा। हमारे देशवासी भी म्यूज़ियम देखना नहीं चाहते, जो टूरिस्ट आता है वही हमारे म्यूज़ियम देखता है। हमारा महत्व हमको उनके नज़रिए से पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहाँ जब वो दिखा रहे थे बीथोवन का, ये पियानो है, ये घर है, ये स्लीपर है, ये बेड है, तब मुझे लगा कि हमारे देश में म्यूजिशियंस को प्रिजर्व नहीं करा गया। यानी जिस तरह से शेक्सपियर को प्रिजर्व करा, हम मिर्ज़ा गालिब को नहीं कर पाए। और तब हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर अच्छी तरह उनको प्रिजर्व करा है बंगाल में। लेकिन तो हमें वहाँ से इंस्पिरेशन मिली जब हम लौट के आए जर्मनी से, आपने सही कहा, ग्वालियर का। को। और फिर हमारे HRD मिनिस्टर उस वक्त मिस्टर अर्जुन सिंह थे, उनके पास गए, प्रपोजल दिया कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो ही इमीडिएटली सैंक्शन, और वो म्यूज़ियम बन गया, वो एंसेस्टर्स घर। और वहाँ पर हमारे पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, मेरे बचपन के इंस्ट्रूमेंट, मेरे पिताजी के इंस्ट्रूमेंट्स, और बड़े बड़े संगीतकारों ने अपने पूर्वजों के इंस्ट्रूमेंट डोनेट करे हैं। पंडित किशन महाराज ने अपने पूर्वजों के तबले दिए, उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने बुज़ुर्गों का तबला दिया, अपने VG जोग जी पंडित जो वायलिन बजाते थे, उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का वायलिन दिया। बड़े गुलाम अली खान साहब का स्वर मंडल जो वो गोद में रखते थे, वो उनके ग्रैंडसन ने दिया, वो भी वहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे रिच है वो तो जगह। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको बजाया जाता था, जिन पे साधना होती थी। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा देशवासी ख़ास तौर पर जो आगरा के आसपास है या ग्वालियर के आसपास, दिल्ली के आसपास, वो सरोद घर को आएँ और देखें। हमें मध्य प्रदेश सरकार से भी मदद मिली, सेंटर से भी मदद मिली। फिर बाद में हमें बहुत रिपेयर कराना था, तो हमने इन्फोसिस फाउंडेशन की श्रीमती नारायण सुधामूर्ति जी, उनको रिक्वेस्ट करी, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करी। तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, और हम ये चाहते हैं कि कोई कॉर्पोरेट हाउस इस जिम्मेदारी को ले ले, ताकि ये लेगेसी एंड ट्रेडिशन बना रहे और आगे बढ़ता रहे। आज हम बैठे हैं ओपेरा हाउस में, और इस जगह की अपनी एक महत्व। बिल्कुल, माय मोस्ट फेवरेट वेन्यू। आपने यहाँ पर, आपको याद है आपके कॉन्सर्ट्स यहाँ पर आप शुरुआती दिनों? बिल्कुल मुझे याद है। बहुत ही एक इंटीमेसी और एक माहौल इतना खूबसूरत है। ये तो मतलब बयां करता है कि हिस्ट्री है। ऐसा लगता है जैसे लंदन का रॉयल फेस्टिवल हॉल, मिनिएचर रॉयल फेस्टिवल हॉल। तो ये आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मैं यहाँ परफॉर्मेंस हो, और आई एम ग्रेटफुल टू गुलजार साहब ऑल्सो। वही मेरा अगला वही था कि गुलजार साहब आ रहे हैं, और आप दोनों मतलब सिर्फ दोस्ती ही नहीं, एक दोस्ती है, एक उम्र में आप साथ चले हैं, कल्चरल वैल्यूज़ आप दोनों के साथ हैं। तो वो आप दोनों का जो सफ़र है, उसे आप, अगर मैं बहुत ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि गुलजार साहब हमारे आज के मिर्ज़ा गालिब हैं, और उन्होंने मेरे परिवार पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी 80s में। जी जी, वो 84 या 85 था शायद। तो 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री फॉर फिल्म डिवीज़न, और उसमें वो सरोद घर, उस ज़माने में म्यूज़ियम नहीं बना था, वो उस वक़्त वहाँ शूटिंग हुई। कलकत्ता गए, जो हमारे सरोद बनाते थे, अभी उनका स्वर्गवास हो गया, हेमेंद्र चंद्र सेन, वो सरोद बनाते थे। तो सरोद कैसे बनता है वो उन्होंने फिल्म में दिखाया है। और फिर उन दिनों में मैं वो बंगाली रविंद्र संगीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था सुचित्रा मित्रा जी के साथ, वो भी शूटिंग गुलजार साहब ने करी। तो बहुत ही, यानी कोई उनका बहुत बड़ा फ़ैन गुलजार साहब का मुझे कह रहा था कि एक एक फ्रेम कह रहा था कि मैं गुलजार हूँ। क्या बात है। तो हमारा, उनका और उनकी पत्नी राखी जी का, हमारी वाइफ का बहुत अच्छा रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता है। और उनसे रिक्वेस्ट करिए, माशाल्लाह वो 85 से भी ऊपर है शायद इस वक्त। तो मुझे उम्मीद है कि वो, ये तकलीफ़ मैंने उनको इस उम्र में दी है, तो मुझे उम्मीद है वो सुबह उठ पाएंगे और आ पाएंगे। बिल्कुल आएंगे, और मतलब
बात जब ऐसी है, कहते हैं ना, बात ऐसी छिड़ती है तो फिर वो उनके दिल के करीब है, और आप तो बहुत ही प्यारे हैं उनको। अच्छा हमारा रिश्ता, वो बड़े भाई हैं हमारे। और बस आई होप हमारे देश के सभी म्यूज़ियम एक अपने देश की आइडेंटिटी बन जाए, बस। और फाइनली एक सवाल करूंगी, सरोद का इतिहास तो इतना खूबसूरत रहा, सरोद का भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, भविष्य तो ये है कि इतना पॉपुलर हो गया है सरोद कि आज पूरे दुनिया में करीब 500 सरोद प्लेयर्स हैं। मेरे ख्याल से 1000 सितार प्लेयर होंगे और 10,000 तबला प्लेयर्स होंगे। तो ये मीडिया, सोशल मीडिया और वीडियोस एंड सीडीज़ वगैरह ने बड़ी मदद करी। तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और ये पैंडेमिक में, कोविड में जो बहुत सारा नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि स्कूल्स बंद थे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सरोद बजाने लगे। यानी अयान और So we नीमा have a ने, great future ahead. इन लोगों ने इतना टाइम दिया बच्चों को कि उन्होंने इंटरेस्ट लिया। अभी रोज़ुहान वो दोनों 2-2 घंटे रियाज करते हैं, बजाते हैं। और साल भर पहले मेरे बर्थडे पे उन्होंने एक पीस दोनों ने बजाकर मुझे प्रेजेंट दिया, और अवर लव करके, वो यूट्यूब में भी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल देखूंगी। तो अब ये है कि अयान और नीमा जैसा उनका फ्यूचर, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन सरोद बचता रहे तो अच्छा है। अभी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल सरोद प्लेयर बने, वो अपनी पीएचडी भी कर लें और सरोद भी बजाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि खान साहब ने कहा, सरोज बचता रहे तो अच्छा है। ये गुण, ये जो धरोहर है हमारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी सुनिए और इसे बहुत सारा प्यार दीजिए।